आईआईटी दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मैं क्लाइमेट चेंज इन सब के बारे में पढ़ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो कभी कभी सेल्फ डाउट होता है कि जो मैंने रास्ता चुना है क्या वो ठीक है, नहीं है। ये भी फियर रहता है कि अगर इस रास्ते पे चलता रहा तो ये सारे लोग हो सकता है मुझसे छूट जाएं। नहीं, वो छूट जाए वो तुम्हारे पास है ही कब। तुम्हारा शायद वो चुनाव है, तुमने जो करा है, अगर दिल से करा है तो समझते हो चुनाव क्यों करा है। तुम्हारे साथ सिर्फ वही चल सकता है जिससे आत्मिक रिश्ता हो, ना संयोगिक चलता, ना सामाजिक चलता, ना शारीरिक चलता। कुरुक्षेत्र का मैदान है, अर्जुन का साथ न तो उसके भाई खड़े हुए हैं यहाँ पे 4 वो दे रहे हैं, ना माँ है वो दे रही है, ना पत्नी है वो दे रही है। और जो मेरे साथ इंजीनियरिंग में थे उन लोगों का ये कहना है कि हम लोग अब एमएनसी में हैं, अब सीनियर पोजीशन पे, क्योंकि वो लोग आने वाले हैं तो उनकी सैलरी लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने की है। कई बार रिलेटिव्स भी ये कहते हैं इससे क्या इतनी आमदनी है। ऐसा चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है, पर देख तो लो कितना चाहिए है। जो अभी तुम्हारी उम्र है, इस उम्र में तुम बहुत ज्यादा पैसे का करोगे क्या, ये तुम्हें खुद से पूछना होगा। क्या करोगे बहुत पैसे का। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम सत्यम प्रकाश है और मैं आईआईटी दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। अपने सब्जेक्ट के ऊपर आपके विचार जानना चाहूँगा। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में की है और जब मैं अंतिम वर्ष में था तब मेरे को एक एमएनसी से जॉब रोल ऑफ़र हुआ था। खैर वो जॉब रोल मैंने लिया नहीं। उसमें मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मैं एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे काम करूं जिससे हम कंज्यूमर का कंजम्पशन बढ़ा सकें। तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, हम लोग जैसे 10 मिनट्स फूड डिलीवरी ऐप देखते हैं जिसमें इंटरफेस इतना इजी बनाया जाता है कि आप जो चाह रहे हैं आप फटाफट उसको बाय करें और वादा किया जाता है कि 10 मिनट में आपके तक माल पहुंच जाएगा। तो इससे कंजम्पशन ही बढ़ रहा है कस्टमर का। तो ये जानते हुए मैंने वो जॉब रोल नहीं लिया और लगभग उसी समय मेरे को आईआईटी दिल्ली में एक प्रोग्राम है मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी, स्पेशलाइजेशन इन साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो अच्छा लगा। मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और एडमिशन सिक्योर किया। तो यहाँ पे हमको जैसे क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इक्वालिटी, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है, जो कि बहुत ही अलग है इंजीनियरिंग की पढ़ाई से। लेकिन जिन लोगों को, जैसे मेरे को आनंद भी आ रहा है पढ़ने में, लेकिन जिन लोगों को मैं अपना करीबी मानता हूँ और जो मेरे साथ इंजीनियरिंग में थे उन लोगों का ये कहना है कि हम लोग अब एमएनसी में हैं, अब सीनियर पोजीशन पे, क्योंकि वो लोग आने वाले हैं तो उनकी सैलरी लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने की है। फिर वो लोग, कई बार रिलेटिव्स भी ये कहते हैं कि जैसे मैं क्लाइमेट चेंज इन सब के बारे में पढ़ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो इससे क्या इतनी आमदनी है। तो कभी कभी सेल्फ डाउट होता है कि जो मैंने रास्ता चुना है क्या वो ठीक है, नहीं है। और कभी कभी थोड़ा डीमोटिवेट भी हो जाता हूँ। ये भी फियर रहता है कि अगर इस रास्ते पे चलता रहा तो ये सारे लोग हो सकता है मुझसे छूट जाएं। सो हाउ टू फेस दिस थिंग। नहीं, वो छूट जाए वो तुम्हारे पास है ही कब। तुम मान रहे हो कि वो तुम्हारे पास हैं, वो मान रहे हैं कि उनके पास पैसा है, तो ये कैसे हो सकता है। तुम उनको अपने पास रखने की सोच रहे हो और वो तुम्हें अपनी सैलरी बताते हैं, तो वो पैसे को अपने पास रखने की सोच रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ कैसे चलेंगी। बहुत सारी चीज़ें तो जो हम माने होते हैं ना कि हमारी हैं, वो हमारी होती नहीं है। हमारे पास उनकी कल्पना होती है, वो चीज़ हमारी नहीं होती। हमारी कल्पना होती है, ये मेरी है, ज़िंदगी मेरी है, बीवी मेरी है, दोस्त मेरे हैं, फलाना मेरा है। क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा। शायद वो चुनाव है, तुमने जो करा है, अगर दिल से करा है तो समझते हो चुनाव क्यों करा है। हाँ। अगर समझते हो तो वही तुम्हारे साथ चलेगा। ये दोस्त यार नहीं साथ चलने वाले, ये सब ऊपरी बातें होती हैं। स्वार्थ के सामने सब दोस्तियां यारियां एकदम बिखर जाती हैं रेत की तरह। तुम्हारे साथ सिर्फ वो चीज चलेगी, ये सब आप लोग समझ लीजिए। भ्रम में मत रहिएगा, नहीं तो दिल टूटता है, बहुत बुरा लगता है। अपने साथ जो चले, जानने वालों ने उसको बस एक नाम दिया है, बोले तुम्हारे साथ जो चले वो भी नहीं हो सकता जो तुम्हारे बगल में खड़ा हो, वो भी नहीं हो सकता जो तुम्हारी जेब में रखा हो। पैसा तुम्हारे बगल में खड़ा हो वो भी नहीं हो सकता। साथ कैसे चलेगा, वो बगल में है तो हट भी सकता है, जेब में है तो जेब कट भी सकती है। तो वो भी नहीं हो सकता जो तुम्हारे शरीर में बसता है।
क्योंकि जो शरीर में है वो भी तो निकल ही जाता है, लोगों की किडनियां निकल जाती हैं। बोले तो जो तुम्हारे साथ हमेशा चले वो सेल्फ होता है, सेल्फ। तुम ही सिर्फ अपने साथ चल सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तो ये कौन सा सेल्फ है जिसकी बात होती है जो हमारे साथ चल सकता है? उसी को आत्मा कहा गया है। आत्मा, सिर्फ वही चीज चलेगी और कुछ नहीं है तुम्हारा। तो रिश्ते कैसे बनाए फिर जब कोई साथ नहीं चलना? तो क्या बिल्कुल एकाकी जीवन जिए? नहीं 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 नहीं। आत्मा की राह पर चल रहे हो, कोई हमराह मिल गया तो वो दोस्त हो सकता है तुम्हारा, पर राह आत्मा की होनी चाहिए। सही रास्ते पर चल रहे हो, कोई इसलिए मिल गया क्योंकि वो खुद भी सही रास्ते पर चल रहा है, तो वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। गारंटी वहां भी नहीं है कि वो भी उम्र भर के लिए बन जाएगा, पर वो अच्छा रहेगा, वो अच्छा है जो बनेगा। कम से कम उसने राह तो वही चुनी है ना जो तुम्हारी है। और दूसरे, वो तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, वो अपनी राह का साथ दे रहा है। तुम भी उसका साथ नहीं दे रहे, तुम भी अपनी राह का साथ दे रहे हो। अब एक ही राह पर चल रहे हैं, राह प्यारी है, मंजिल प्यारी है, तो अपना साथ चल लिए, हमराही हो गए, दोस्ती हो गई, वो चल लेंगे साथ में। पर जिनकी मंजिल ही अलग और जिनकी राह आई है स्वार्थ से, समाज से, संयोग से, वो तुम्हारे दोस्त यार कहां से हो पाएंगे भाई? कहां से हो पाएंगे? वो भले ही तुम्हारे घर में तुम्हारा अपना सगा भाई हो, वो भी तुम्हारे साथ नहीं चलने वाला। ये बातें कड़वी लग जाती हैं, कहीं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ही होता है। तुम्हारे साथ सिर्फ वही चल सकता है जिससे आत्मिक रिश्ता हो, ना संयोगिक चलता, ना सामाजिक चलता, ना शारीरिक चलता। संयोग का रिश्ता क्या होता है? हॉस्टल में बगल वाले रूम में था, बेस्ट फ्रेंड है, या कि रूमी था, रूमी माने संत रूमी नहीं, रूममेट, कि रूममेट था तो इसीलिए मेरा ये बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड हो गया। ये संयोग का रिश्ता है, कितने दिन चला लोगे? ये नहीं चलने वाला। क्यों बेकार में इसमें अपनी ऊर्जा, समय निवेशित कर रहे हो? फंसो मत इसमें। कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड इसलिए क्योंकि मेरे ही डिपार्टमेंट में है, उसका एंट्री नंबर बिल्कुल मुझसे सटा हुआ है, क्योंकि उसी अल्फाबेट से उसका भी नाम शुरू होता है, उसी लेटर से, ठीक है? तो अब मेरा भी, क्या नाम है आपका? सत्यम। अब आप सत्यम हो तो संतोष। सत्यम और संतोष चड्डी बदल यार हो गए। क्यों? क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट है और आमने सामने के हैं, और पता चला कि एक ही जिले से भी थे, तो जब ब्रेक्स होते थे तो एक साथ ट्रेन का रिजर्वेशन करा के जाते थे और ट्रेन तक में अगल बगल सीट होती थी, तो इसलिए दोस्त हो गए। ये नहीं चलने वाला, ये संयोग का रिश्ता है। फिर शरीर का रिश्ता होता है कि किसी से रिश्ता बस इसलिए बनाया है क्योंकि शरीर की मजबूरी है, तो रिश्ता बना लिया। और शरीर और संयोग जब एक साथ मिल जाते हैं तो परिवार का रिश्ता कहलाता है, वो भी शरीर का ही है। परिवारजनों से और क्या रिश्ता होता है? शरीर का ही तो, उनका डीएनए ही तो है तुम्हारे पास। तो वो भी नहीं चलने वाला, वो भी नहीं चलता। कुरुक्षेत्र का मैदान है, अर्जुन का साथ न तो उसके भाई खड़े हुए हैं यहाँ पे चार, वो दे रहे हैं, न माँ है वो दे रही है, न पत्नी है वो दे रही है। वो वहां बिल्कुल पागल, एकदम विह्वल कि केशव गांडीव कांप रहा है, टांगे जल रही हैं, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, कोई नहीं आ रहा साथ देने। साथ तो वही आएंगे जो आत्मिक हैं। तो भगवत गीता में उनके लिए नाम है कृष्ण। तुम चाहो तो कोई और नाम दे सकते हो, पर बात आत्मिक होनी चाहिए, समझे? ये तो कभी बुरा मानना ही नहीं कि फलाने लोग थे कभी साथ, अब साथ नहीं है। बुराई ये नहीं है कि वो अब साथ नहीं है, बुराई ये है कि तुमने उम्मीद रखी कि साथ चलेंगे। जो ये उम्मीद रखे हो पागल, क्यों ऐसी उम्मीद रख रहे हो? तुम्हारी पहली निष्ठा होनी चाहिए एक सही जिंदगी जीने की तरफ, और उस सही जिंदगी में क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, ये आते हैं, निस्संदेह आते हैं, जो तुमने अपने लिए चुना है। वो तुम्हारी निष्ठा होनी चाहिए, मैं वो जीऊंगा। और उस रास्ते पर चलते हुए हम कह रहे हैं कोई हमसफर मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आदमी मिलेगा अच्छे रास्ते पर, और रास्ता ही गलत चुनोगे अगर, अब रास्ता ही जा रहा है वहां पर मछली बाजार की तरफ, तो उसमें से मच्छीखोर ही तो मिलेंगे।
और कौन मिलने वाला है? सही रास्ता चुनो, उस पे सही लोग मिलेंगे। और अच्छी बात ये होगी कि उन्हें बांध के नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद उस रास्ते के प्यार में है। वो तुम्हारे साथ नहीं भी चलेंगे तो अपना रास्ता थोड़ी छोड़ने वाले हैं। वो वहां तुम्हारी खातिर नहीं चल रहे हैं, वो भी अपनी खातिर चल रहे हैं, वो भी अपनी आत्मा की खातिर चल रहे हैं। वो संबंध अच्छे होते हैं, समझे? हम्म। और पैसा कि वो लोग अब लाखों में कमा रहे हैं, जो भी है, पैसा चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है, पर देख तो लो कितना चाहिए है। पैसा तुम्हें अपने लिए चाहिए है ना, सेल्फ, वो सबसे पहले आता है। कुछ भी तुम्हें किसके लिए चाहिए है? अपने लिए चाहिए है, अपने लिए चाहिए। पैसा पैसे के लिए तो नहीं चाहिए है। पैसा एक इनफाइनाइट नंबर बन जाए तो पैसा इनफाइनाइट हो गया ना, तुम थोड़े इनफाइनाइट हो गए या हो गए? हम्म? तो पैसे का उपयोग तब तक है जब तक वो सेल्फ के काम आ रहा है, तुम्हारे। तुम्हें पता हो कि मेरा अभी जो लक्ष्य है, मेरा हित है, वो अभी पैसे से जुड़ा हुआ है, तो ठीक है, पैसा होना चाहिए। पर एक एक सीमा के बाद आमतौर पर पैसे से हित सधता नहीं है। पैसे की भी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, वो एक बिंदु के बाद बहुत कम हो जाती है, जीरो हो जाती है। और आगे एक और बिंदु आता है जिसके बाद नेगेटिव हो जाती है। उसके बाद सारी एनर्जी इसमें जाती है कि पैसा संभाले कैसे। पहले तो ये था कि समय बर्बाद हो रहा था कि पैसा कमाए कैसे, और फिर एक बिंदु आता है, इतना पैसा हो जाता है कि पैसा संभाले कैसे। तो लेके जीने को तो अभी भी नहीं मिला, जीने को तो अभी भी नहीं मिला। जब पैसा बहुत कम था तब भी नहीं जी पा रहे थे, और जिनके पास पैसा ज्यादा हो जाता है वो भी नहीं जी पाते। तो तुम्हें बीच का एक एक स्वीट रेंज खोजनी है कि इतना पैसा हो तो ठीक है, अब ये ना कम है ना ज्यादा है। पैसा कम भी नहीं होना चाहिए बहुत, इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि तुम्हें सोचना पड़ रहा है कि यार खाने वगैरह का कैसे चलेगा। इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि तुम अपने रहने के लिए कोई ठीक ठाक जगह न किराए पे ले सकते हो, न खरीद सकते हो। इतना कम भी नहीं होना चाहिए पैसा, और पैसा इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि उसी पैसे के लिए जिंदगी लगाए दे रहे हो। एक बिंदु पर पहुंचकर समझ जाना चाहिए कि इससे ज्यादा पैसा मुझे नहीं चाहिए। और जो अभी तुम्हारी उम्र है, इस उम्र में तुम बहुत ज्यादा पैसे का करोगे क्या, ये तुम्हें खुद से पूछना होगा। क्या करोगे बहुत पैसे का? हम्म। आचार्य जी, मेरा नाम आशीष है और मैं आईटी दिल्ली से मास्टर्स का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और एक बार फिर मैं आपका आईटी दिल्ली में दिल से वेलकम करता हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन मेरे आईआईटी दिल्ली के एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है, एक स्टूडेंट के रूप में और एक फ्यूचर प्रोफेशनल के रूप में, जो या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा या अपना कुछ स्टार्ट करेगा। तो एक फीलिंग आती है कि मैं इनफ नहीं हूँ। जब मैं आईआईटी दिल्ली में अपने सर्कल के लोगों से बात करता हूँ तो लगता है कि हर कोई कुछ ना कुछ अचीव कर रहा है, एफर्ट डाल रहा है, फिर भी अंदर से लगता है कि मैं इनफ नहीं हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, फैमिली से एक्सपेक्टेशंस हैं, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस हैं, खुद से भी एक्सपेक्टेशंस हैं, फिर भी मैं इस फीलिंग का शिकार हो जाता हूँ कि आई एम नॉट डूइंग वेल इनफ। एक तरह की सेल्फ क्रिटिसिज्म होती है, सेल्फ डाउट होता है, और ये सब देश के मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में भी देखने को मिलता है। और जब हम दूसरों से बात करते हैं, इवन यहाँ भी कुछ लोगों से मिला हूँ, तो ये फीलिंग शायद और भी ज़्यादा डीप दिखाई देती है। जैसे आपने आज रिलेशनशिप्स के बारे में बात की, फ्रेंडशिप्स के बारे में बात की, जो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे फीकी हो जाती है, तो लगता है कि उन सब का कोई रियल मीनिंग नहीं रह गया है। सब कुछ बस और ज़्यादा सरफेस लेवल सतही हो गया है। जैसे बचपन में मेरे इतने सारे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब बस 2 दोस्त बचे हैं। अब ट्रस्ट का इशू हो गया है, लोग अलग अलग फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। अब क्योंकि मैं अब ग्रेजुएट करने वाला हूँ, तो मैं किसी वर्क प्लेस में जाऊँगा जो बहुत फास्ट पेस्ड होगा। स्ट्रेस, एंजाइटी तो है ही, और स्पेशली हमारी जनरेशन के बारे में अक्सर बोला जाता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास हम जैसे लोगों के लिए क्या मैसेज है, आपके अपने इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड लोगों के लिए और कंट्री और वर्ल्ड के यंग जनरेशन्स के लिए। सो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, हम लोग भी ना मटेरियल, बैठो बैठो, चीजों के बस एग्रीगेट्स हैं, ठीक है? अब जैसे तुमने सवाल में पूछा तो मैं वैसे ही इंग्लिश बोलूंगा।
तो हम भी मटेरियल चीज़ों के एग्रीगेट्स हैं। ये ये वाक्य नहीं था, ये सच्चाई है जो सबको समझनी पड़ेगी, हम स्वीकार नहीं करते। हम अपने आप को बोलना चाहते हैं कि हम कुछ और हैं मटेरियल के अलावा, हम कुछ और हैं नहीं। हुँ? एक भावना बस है कि हम पूरी तरह मटेरियल नहीं है, हमारे भीतर कुछ और है। यहाँ कुछ है नहीं, मटेरियल ही है। और जो आप जिसको आप अपने अपने विचार भावना वगैरह बोलते हो ना, कहते हो मटेरियल में थोड़ी ये सब होता है कि उसके पास विचार नहीं होता, भाव नहीं होता। वो भी मटेरियल चीज़ें ही हैं, विचार और भावना। और आपके शरीर से कुछ मटेरियल अगर निकाल दिया जाए तो ना विचार रहेगा ना भावना। और अगर आप में कोई भावना उठानी हो तो बस किसी मटेरियल का एक इंजेक्शन लगाना है और भावना उठ जाएगी। तो भावना भी मटेरियल है। माने ले दे के ऊपर से लेके नीचे तक हम पूरे क्या हैं? मटेरियल ही मटेरियल हैं। ऊपर से लेके नीचे तक, जिसमें सिर्फ शरीर नहीं आता, जिसमें मन भी आता है, जिसमें भावनाएं भी आती हैं, जिसमें विचार भी आता है, हम पूरे ही क्या हैं? मटेरियल है। ये बात अच्छे से पकड़ में आई, हम मटेरियल हैं। तुमने कहा आई एम नॉट गुड इनफ। क्यों? क्योंकि तुम किसी से तुलना करते हो और वहां पे अपने आप को किसी चीज में तुम कम पाते हो। मटेरियल चीजों की तो जब भी तुलना होगी तो उसमें कोई एक चीज किसी पैरामीटर पर ऊपर होगी, कोई दूसरी चीज किसी पैरामीटर पर ऊपर होगी। होगी कि नहीं होगी? हम्म? जब भी मटेरियल चीजों की तुलना करोगे तुम कभी ये नहीं पाओगे कि कोई भी एक चीज किसी भी तत्व की, किसी भी आकार की, किसी भी दूसरी चीज से, और दूसरी चीज भी किसी भी तत्व, किसी भी आकार की हो सकती है, किसी भी दूसरी चीज से हर डायमेंशन, हर मेट्रिक, हर पैरामीटर में ऊपर ही ऊपर है। क्योंकि मटेरियल का लॉ ही यही है ना। मटेरियल का लॉ ही यही है। भूसा हो सकता है कि कीमत में हीरे से कम होता हो, लेकिन वॉल्यूम में तो हीरे से वो बड़ा निकल गया वो भी। अब हीरा भी बोल सकता है आई एम नॉट गुड इनफ। कंपैरिजन हमेशा उन्हीं चीजों का तो होगा ना जो क्वांटिफाइएबल हैं। मैं पूछ रहा हूं उसको समझिए। जो चीज क्वांटिफाई नहीं हो सकती उसको कंपेयर कैसे करोगे? कंपेयर करने के लिए जो भी चीज आप कंपेयर कर रहे हो उसको नंबर्स में लिखना पड़ेगा, तभी कंपेयर कर सकते हो। उसके बिना कंपेयर नहीं कर सकते। उसके बिना वो एक एब्स्ट्रैक्शन है, वो एक ऐसी सब्जेक्टिव ओपिनियन है। और नंबर में लिखने का मतलब ये होता है कि आप मटेरियल चीज की बात कर रहे हो। क्योंकि जो नंबर होता है वो हमेशा मटेरियल को ही पॉइंट करता है और किसी चीज को पॉइंट नहीं कर सकता। अगर कुछ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो सकता है तो मटेरियल है। और आप कंपैरिजन करते हो, उसी में आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। माने आप कहीं ना कहीं कोई न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट कंपेयर कर रहे हो। माने आप मटेरियल कंपेयर कर रहे हो। उसको क्यों कंपेयर कर रहे हो? आप उसके लिए कैसे जिम्मेदार हो गए? जिसको आप इंटेलिजेंस वगैरह बोलते हो उसका बहुत सारा ताल्लुक ब्रेन से है। और ब्रेन मटेरियल चीज है जो आपने चुनी नहीं, आपको आपके माँ बाप ने दी है। तो उसके लिए आप जिम्मेदार कैसे हो गए? आप जिम्मेदार कैसे हो गए? इसीलिए बहुत सारे लोग इतने हाई आईक्यू वाले होते हैं और जिंदगी उनकी बिल्कुल कचड़ा होती है। बिल्कुल कचड़ा होती है। आप बिल्कुल हो सकता है आपने जेई क्रैक कर दिया हो, कॉम साइंस डिपार्टमेंट आपको मिल गया हो आईआईटी में, और अगर आपकी लाइफ ट्रेस की जाए तो 10 साल बाद पता चले कि आप तो वैसे ही हो जैसे दूसरे होते हैं, मीडियोकर। और बहुत सारे तो इवन बिलो एवरेज लाइफ जी रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि आपको एक मटेरियल एट्रीब्यूट मिल गई थी रैंडमली, क्या? आईक्यू। एक रैंडम कॉजेस की वजह से जो आपने नहीं चुनी, इसलिए रैंडम है। रैंडम कॉजेस से आपको एक मटेरियल एट्रीब्यूट मिल गई थी। उस मटेरियल एट्रीब्यूट को जहां तक काम करना था उसने करा, उसके बाद वो काम नहीं कर रही है तो आपकी जिंदगी खराब है बिल्कुल। कंपैरिजन करने पर उतरोगे तो हो ही नहीं सकता कि इंफीरियॉरिटी में नहीं फंसो। और अगर कंपैरिजन कर रहे हो और अभी इंफीरियॉरिटी नहीं दिख रही है तो इसका मतलब कि जो सेट है, जो सैंपल साइज है कंपैरिजन का, वो बहुत छोटा है।
बहुत छोटा है। यहां पर कोई बैठा होगा जिसका कद सबसे ऊंचा होगा, कोई ना कोई तो होगा। 6 फुट से ऊपर वाले कितने हैं? 4-5 ही हैं 6 फुट से। 6-2 से ऊपर कितने हैं? हाँ, कोई भी नहीं। और एनबीए में शायद जो सबसे नाटा बंदा है वो 6-6 का होगा। होगा। अब इनका क्या होगा? कितनी इन्होंने ऐसे ठसक से हाथ उठाया था। तो बहुत खुश हो रहे थे कि हम तो देखो क्या क्या हाइट निकाली है, 6'1", 6'1". अगर खुश हो रहे हो तो इसका मतलब अभी ऊंट पहाड़ के नीचे आया नहीं है। और ये इनफाइनाइट यूनिवर्स कहते हैं ना हम इसको, तो यानी यहां पर कितना भी ऊंचा ऊंट हो उससे ऊंचा पहाड़ होगा ही होगा। तो यानी अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो इंफीरियोरिटी में तो मरोगे ही मरोगे। तुम कितने भी ऊंचे हो, तुमसे ऊंचा कोई ना कोई तुम्हारा बाप तो निकलेगा ही निकलेगा। तो पहली बात तो इंफीरियोरिटी में फंस रहे हो। दूसरी बात, ऐसी चीज के लिए फंस रहे हो जिसमें ना तुम्हारा कोई श्रेय है ना तुम्हारा कोई अपराध है। 6'1" वाले ने क्या करा कि उसकी 6'1" हो गई हाइट? ऐसा तो कुछ करा नहीं। लोग कुछ कुछ करते हैं, लटकते उटकते हैं, उससे 2-4 सेंटीमीटर का फर्क पड़ जाता होगा, माने 1 इंच, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। उतना भी पड़ता है कि नहीं मालूम नहीं। पर जो बेचारा इतना सा रह गया, उसने क्या कंप्रेसर में सर डाला था? उसका क्या गुनाह है कि वो इतना सा रह गया? वो क्यों परेशान हो? उसने क्या करा है? पर हम होते हैं क्योंकि हम उन चीजों को कंपेयर कर रहे हैं जो मटीरियल हैं और रैंडमली मटीरियल हैं, जहां तुम्हें न तो अपराध बताया जा सकता है न श्रेय दिया जा सकता है। उसको लेके खुश हो रहे हो। हैंडसम है, प्रेटी है, सेक्सी है, तुमने क्या किया इसमें? तुमने क्या किया है? अच्छा, हो सकता है, चलो ठीक है, बॉडी फिट रखी है। अच्छा, उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, आंखें भी फिट रखते हो? कौन कौन आंखों से डंबल उठाता है? अब है तो है, जन्मजात बात है, क्यों परेशान हो रहे हो तुम? ज्यादातर चीजें जिनके साथ तुम अपनी सेल्फ वर्थ, आत्मसम्मान बिल्कुल बांध देते हो, वो ऐसी चीजें हैं जिसमें तुम्हारा कोई योगदान है ही नहीं। तुम क्या कर लोगे? मैं 95 में आया था कैंपस में, आईआईटी में। बड़े बड़े प्रांत थे भारत में उस समय, जहां से हमारे हॉस्टल में एक एक दो दो ऐसे, उड़ीसा से रहा होगा कोई, एक आध कोई रहा होगा, उतना भी नहीं मालूम, पता नहीं। बिहार से भी बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। हॉस्टल में जो सबसे बड़ा दल था, कंटिंजेंट, वो किसका था मालूम है? दिल्ली वालों का। या दिल्ली, हाँ, जिसको ठीक से स्टेट भी नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तब तो एनसीआर भी नहीं चलता था, दिल्ली माने दिल्ली ही होता था। दिल्ली जिसको पूरा राज्य भी नहीं बोला सकता। इतने सारे यहां से दिल्ली में वाले कैसे बैठे हुए हैं और बहुत खुश हो रहे हैं? उनमें से बहुतों की रैंक भी बहुत अच्छी अच्छी है। और मुझे लग रहा है यूपी वाले दिल्ली से कम रहे होंगे। तब दिल्ली की 1-1.5 करोड़ की आबादी रही होगी, यूपी की रही होगी 15 करोड़ की। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? कुछ नहीं हो गया, कोई सुरखाब के पर थोड़ी लगे हैं। तुम ऐसी जगह पैदा हुए हो जहां पैसा थोड़ा ज्यादा है। चलो, पैसा ज्यादा है उल्टा बोल दिया, गरीबी थोड़ी कम है। वहां वो जो यूपी का है उसके पास स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं है। वो जाके कोचिंग की फीस कैसे देगा? कैसे दे देगा? तो नहीं पहुंच रहा है यहां पे। तो जो पहुंच गया है उसने क्या उखाड़ लिया है? वो किस बात पे इतना खुश हो रहा है? तुम यहां सिर्फ इसलिए पहुंच गए हो क्योंकि 95 का जेई मुश्किल से 1.5 लाख लोगों ने दिया था। 1.5 लाख लोगों ने दिया था और करीब 1,500 उसमें से सफल हो गए थे, 1%। वो 1.5 लाख लोगों की जगह 20 लाख लोगों ने दिया होता तो तुम्हारा क्या होता? तो तुम्हारा जो सिलेक्शन है उन 18.5 लाख लोगों की वजह से है, जो बेचारे कभी जेई दे ही नहीं पाए।
और जिन्होंने नहीं दिया उनमें भी 350 का बैच था, उसमें 13 लड़कियां थी। इतनी तो नहीं बेवकूफ होती। उसको 10वीं के बाद पढ़ने ही नहीं दिया गया, वो जेई क्या क्लियर करेगी? वो जो भी कर रही है 12वीं में, उसके बाद बोल दिया यहाँ से चले जाओ, ये छुटूमल कॉलेज है, उसमें तू जाके होम साइंस पढ़ ले। होम साइंस से मुझे कोई समस्या नहीं है, पर ऐसा होता है हमारे यहाँ। वो कर ले, वो जेई क्या क्लियर करेगी? तो अगर वो बेचारी कहीं छोटे कस्बे में मुश्किल से वो कहीं से बीए कर पा रही है, मुझे बीए से भी कोई समस्या नहीं है, पर भारत में बीए का कुछ और अर्थ होता है, इसलिए बोल रहा हूं। तो किस बात के लिए अपने आप को दोष दे? वो अपनी स्थितियों की मारी हुई है। और जो यहां दिल्ली वाला आकर के बैठ गया है चढ़ करके कि मैं तो जेई 1 हूं, तो क्यों इतना खुश हो रहा है? तो दिल्ली की जगह पैदा हुआ होता छत्तीसगढ़ में तो बात करते। तो बात करते ना, जहां पे हफ्ते में 2 घंटे के लिए लाइट आती है, वहां होता तो बात करते। इस बात पर इतना खुश हो रहा है जहां पे बाप की गाड़ी है जो तुझे कोचिंग ले जाती है, वहां से तू वापस आता है, शॉफर ड्रिवन गाड़ी, और उसके बाद तुझे हर तरीके का मटेरियल मिल रहा है, पढ़ने को सुख सुविधा मिल रही है। कहा जा रहा है बेटा तुझे कोई काम नहीं करना है, सारे समय पढ़ने में लगा दे। तुम्हारा ब्रेन और अच्छा होता रहे, उसके लिए उसको तरह तरह की रेसिपीज, बादाम में अखरोट घोल करके पिलाया जा रहा है दूध के साथ। तो ये नहीं जेई टॉप करेगा तो कौन करेगा? समझ में आ रही है बात? ये कंपैरिजन इन आधारों पर कभी करा ही मत करो जो क्वांटिफाइएबल है, कभी मत किया करो। अगर तुलना करनी भी है ना, तो हमेशा खुद से खुद की करो। पहले तो समझो कि जिंदगी में कौन सी चीज है तुम्हारे लिए जो सचमुच जरूरी है, और फिर ये मत देखो कि दूसरे उस चीज में कहां पर खड़े हुए हैं। जिस राह तुम्हें जाना है पहले ये तय करो, और ये पूछो कि इस राह पर मैं कल कहां था और आज कहां पर हूं। अपने आप से पूछो। दूसरे कितनी तेज चल रहे हैं ये उनकी रैंडम सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर करता है। एक आदमी अगर अपनी तुलना दूसरे से कर रहा है तो मूलतः वो ये इग्नोरेंस का, अज्ञान का काम कर रहा है। तुलना करनी चाहिए हमेशा तो सिर्फ खुद से। आप जिम जाते हो, बगल में पहलवान खड़ा हो गया है और आप कह रहे हो यार ये इतना उठा रहा है, सीधे इसने 70 किलो ले लिया, मुझसे 25 वाला भी नहीं उठता। नहीं, ये नहीं है। पूछो कि पिछले महीने 25 उठा रहा था, इस महीने 30 करा कि नहीं करा। ये तरीका है तुलना करने का। तुम नहीं जानते हो पहलवान 70 क्यों उठा पा रहा है। हो सकता है उसका खानदानी पेशा हो। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारे हाथ में कलम दी गई थी, उसके हाथ में, वो 70 तो उठाएगा ही ना। इसमें तुम्हें इंफीरियरिटी अनुभव करने की क्या जरूरत आ गई? तुम बस किसी भी प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट देख पाते हो, इसलिए अपने आप को इंफीरियर फील करते हो। क्योंकि मटेरियल तो प्रोसेस से ही होकर गुजरता है ना हमेशा। कोई भी मटेरियल होता है वो एक प्रोसेस का ही नतीजा होता है। जब पूरा प्रोसेस देखोगे तो समझ में आएगा कि कुछ भी नहीं है, प्रकृति है और प्रक्रियाएं हैं। प्रकृति है, प्रक्रियाएं हैं। कोई लहर कभी ऊंची उठ जाती है ज्यादा, कोई लहर कभी गिर जाती है। जो लहर नीचे गिर गई है उसी के एटम्स अगली लहर में एकदम ऊंचे उठ जाएंगे। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। मुझे ये देखना है कि क्या मैंने साफ साफ समझा कि मेरी इस जिंदगी को जीने लायक कौन सी चीज बनाती है, मेरे डर कहाँ हैं, मेरे भीतरी बंधन कहाँ हैं। मुझे ये देखना है, मुझे खुद को देखना है। मुझे दूसरे से तुलना बाद में करनी है, मुझे खुद को देखना है। मैंने अपने आप को देखा, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं यहाँ फंसा हूँ, और अगर मुझे आज़ाद होना है तो ये मेरी राह है। मुझे देखना है इस राह पे मैं कल की अपेक्षा आज आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। बस यही मेरा काम है। ऐसे करनी है तुलना। नमस्कार, मेरा नाम गर्विशा है। आज मैंने आचार्य जी के बोधस्थल में आके अपना पहला गीता सत्र का सेशन अटेंड किया है। आचार्य जी से मैं 2019 में जुड़ी थी, जब मैंने उनके साथ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था, और उस टाइम पे उन्होंने मेरे साथ वीडियो कॉल किया था और मुझे गाइड किया था सही डायरेक्शन के टूवर्ड्स। उसके बाद से मैं आचार्य जी के वीडियोस यूट्यूब पे देखती थी,
पर इतना ज़्यादा नहीं देखती थी, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता था। बट आज जब मैं यहाँ आई और मैंने उनका सेशन अटेंड किया, मुझे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं उनकी हर गीता सेशन को अटेंड करूँ और यूट्यूब पे वीडियोस भी देखूँ। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा और खुद को जानने का मौका भी मिला और बहुत समझ आई। धन्यवाद।